नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव स्टडी @ माँ पाठशाला ग्रुप पर, जिसमें सी-टेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही है। उसी श्रृंखला में आपके सामने हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जो सेकंड पेपर के लिए 6 to 8 लेवल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चंस को बिना समय गंवाए हुए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, वेदों की कितनी संख्या है? वेदों की कितनी संख्या है? 4, 3, 5, 6। कितनी है दोस्तों? तो वेदों की संख्या है आपके 4। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? वह इसकी रचना कब हुई? तो दोस्तों कौन सा है? अथर्ववेद 3500 साल पहले, यजुर्वेद 3300 साल पहले, ऋग्वेद 3500 साल पहले, सामवेद 3400 साल पहले। तो दोस्तों जो सबसे पुराना वेद है वो है आपका ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर 3500 साल पहले इसकी रचना हुई थी। ठीक है, इतना हमको ध्यान रखना है। आगे देखिए, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं को क्या कहा गया एवं इनकी संख्या कितनी है? तो दोस्तों क्या कहा गया, चलिए देखते हैं। श्लोक और इनकी संख्या 900, सूक्त 1000, मंत्र 1200, इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद में प्रार्थनाओं को क्या कहा गया दोस्तों? ऋग्वेद में प्रार्थनाओं को कहा जाता था सूक्त, और इनकी संख्या है आपके 1000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, सूक्त का मतलब क्या है? सूक्त का मतलब क्या है? अच्छी तरह बोला गया, अच्छी तरह विचार किया गया, अच्छी तरह देखा गया, अच्छी तरह निर्मित किया गया। तो दोस्तों इसमें क्या होगा? अच्छी तरह बोला गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम, सूक्तों की रचना क्यों हुई? वर्षा की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, यज्ञ में आहुति देने के लिए, विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति के लिए। तो दोस्तों क्यों हुई इनकी रचना? इनकी रचना हुई देवी देवताओं की स्तुति करने के लिए, यानी पूजा पाठ करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋग्वेद में कितने महत्वपूर्ण देवता माने गए हैं? 3, 2, 4, 5। तो दोस्तों इसमें आपके जो देवता माने गए हैं महत्वपूर्ण, वो माने गए हैं 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में जो देवता महत्वपूर्ण माने गए हैं वो कौन कौन से देवता हैं? अग्नि, इंद्र, सोम, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये उपरोक्त सभी होगा, यानी अग्नि भी थे, इंद्र भी थे और सोम भी थे। ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण देवता थे। ठीक है, आगे देखते हैं, अग्नि किसके देवता थे? वर्षा के, अग्नि के, युद्ध के, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप बताइए ये किसके थे? नाम से ही पता चल रहा है कि अग्नि किसके देवता थे। अग्नि थे आपके अग्नि के देवता, आग के देवता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, इंद्र किसके देवता माने गए हैं? इंद्र किसके देवता माने गए हैं? अग्नि के, युद्ध के, वर्षा के, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये माने गए हैं आपके युद्ध के। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, वह कौन सा पौधा था जिससे खास पेय बनाया जाता था? कौन सा पौधा था वो आम का, सोम का, तुलसी का, देवदार का। तो ये पौधा था आपका सोम का। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की? देवताओं ने, ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसकी रचना किसने की? आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइए कि इसकी रचना किसने की। देखते हैं कितने दोस्तों का जवाब आता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ इसकी रचना किसने की। देवताओं ने, ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने। तो इसकी रचना की आपके ऋषियों ने। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, आचार्य वेदों को शिष्यों को कैसे याद करवाते थे? अक्षरों में बांटकर, शब्दों में बांटकर, वाक्यों में बांटकर, या इन सभी के अनुसार, यानी उपरोक्त सभी में बांटकर। कैसे करवाते थे वो? तो दोस्तों ये सभी आएंगे, अक्षरों में भी वो बांटते थे, शब्दों में बांटते थे, वाक्यों में बांटते थे, यानी कि वो उपरोक्त सभी यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अधिकांशतः सूक्तों को कौन सिखाते थे? कौन सिखाते थे सूक्तों को दोस्तों? ऋषि, ब्राह्मण, पुरुष, महिलाएं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। पुरुष जो थे वो सूक्तों को सिखाते थे। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद की भाषा कहलाती थी प्राक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये दोनों कहलाती थी, प्राक संस्कृत भी थी और वैदिक संस्कृत भी थी, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संस्कृत भाषा किस परिवार का हिस्सा है? भारोपीय, इंडो ऑस्ट्रेलियन समूह का, ग्रीक भाषा का, लैटिन भाषा का, किसका समूह है दोस्तों बताइए? ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी भारोपीय, भारत और यूरोप। ठीक है, दोनों को मिला करके बना आपका भारोपीय। ये भारोपीय भाषा के समूह की भाषा थी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। मात्र किस भाषा का शब्द है? हिंदी का, संस्कृत का, सिंधी का, कोंकणी का, किसका है दोस्तों? तो ये जो है आपका वो है संस्कृत भाषा का, संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पूर्वोत्तर परिवारों में किस प्रकार की भाषा बोली जाती है? तिब्बत वर्मा, ये वर्मा लिखा हुआ है जबकि ये है बर्मा। तिब्बत वर्मा परिवार की, तिब्बत नेपाली परिवार की, बर्मा नेपाली परिवार की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पूर्वोत्तर बोली जाती है वो है आपके बर्मा, तिब्बत बर्मा परिवार की, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। फिर से बता रहा हूँ, पूर्वोत्तर परिवारों में जो भाषा बोली जाती है वो किस परिवार का हिस्सा है? तिब्बत बर्मा परिवार का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। चलिए आगे देखते हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम किस भाषा परिवार का हिस्सा है? किसका है? एशियन परिवार का, भारोपीय परिवार का, द्रविड़ परिवार का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये है आपके द्रविड़ परिवार का। ठीक है, दक्षिण में ये सारी भाषाएं दक्षिण में बोली जाती हैं और ये द्रविड़ परिवार का हिस्सा है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड व मध्य भारत के कई हिस्सों में बोले जाने वाली भाषा किस समूह की है? दोस्तों यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है। किस समूह की है? किस समूह की भाषा है? द्रविड़ परिवार की, तिब्बत बर्मा परिवार की, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की, भारोपीय परिवार की। तो दोस्तों ये है आपके ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैं आपको बता दूं कि DSSB में ये क्वेश्चन आ भी चुका है भाषा से रिलेटेड। ये किस समूह के परिवार की है, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो आपके तीनों लैंग्वेज जो तीनों जगह दी गई है कि झारखंड व मध्य भारत में, पूर्वोत्तर भारत में, तमिल, तेलुगु, या फिर आपके जो मातृ शब्द किस भाषा का, इस तरीके के क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा याद रखना, जिससे ये आपके काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन, ऋग्वेद को कैसे याद किया जाता था? श्रवण करके, उच्चारण करके, उपरोक्त सभी, दोनों में से कोई नहीं। उपरोक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों कैसे किया जाता था? देखिए, पहले लिखते नहीं थे ऋग्वेद को श्रवण करके और उच्चारण करके याद किया जाता था। तो यहाँ पे उपरोक्त दोनों होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए। और लेखों की तरह क्या ऋग्वेद को भी लिखा जाता था? जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया ऊपर वाले क्वेश्चन में कि इनको लिखा नहीं जाता था। हाँ, नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों और लेखों की तरह इनको नहीं लिखा जाता था, इनको याद किया जाता था, तो सुन करके और बोल करके। ठीक है, यहाँ ऊपर आपको देखिए उच्चारण करके, पढ़ करके और याद करके इनको याद किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद को छापने का काम कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था? लगभग 300 वर्ष पहले, लगभग 400 वर्ष पहले, लगभग 200 वर्ष पहले, लगभग 500 वर्ष पहले। तो दोस्तों ये याद रखना, 200 वर्ष पहले इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में सूक्त किस रूप में है? किस रूप में है दोस्तों? लिखित रूप में, वार्तालाप के रूप में, अभिलेखों के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जैसे बताया गया, आपके ऊपर भी बताया गया है कि फिर से देखिए, ऋग्वेद में सूक्त किस रूप में है? लिखित रूप में नहीं है, अभिलेख के रूप में नहीं है। इनको एलिमिनेट ऑप्शन के माध्यम से भी हम हटा सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया है कि लिखित रूप में ये नहीं थे और अभिलेखों में हो नहीं सकते, क्योंकि इनका बाद में यूज होने लगा अभिलेखों का। तो अब बचा हमारे पास में वार्तालाप, तो संवाद के रूप में ये थे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके अकॉर्डिंग आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक ऋषि ने जिन 2 नदियों के साथ संवाद किया वो कौन सी थी? कौन सी थी दोस्तों? गंगा यमुना, व्यास सतलज, व्यास रावी। कौन सी नदियाँ थी वो दोनों? बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। व्यास और सतलज के भी इनका संवाद हुआ था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना। चलिए आगे देखिए।
कश्मीर में ऋग्वेद की जो पांडुलिपि मिली उसका क्या काल था? आपसे समय पूछा गया, क्या काल था इसमें देखते हैं। 200 वर्ष पूर्व, 300 वर्ष पूर्व, 150 वर्ष पूर्व, 250 वर्ष पूर्व। तो क्या था समय काल? 150 वर्ष पूर्व। ठीक है, ये याद रखना, ये कहाँ मिली थी पांडुलिपि? कश्मीर में मिली थी। ठीक है, और इसका काल था 150 वर्ष पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद की यह पांडुलिपि किस पर लिखी गई? ताड़ की छाल पर, बुरुज की छाल पर, पीपल की छाल पर, देवदार की छाल पर। तो किस पर लिखी गई दोस्तों? ये बुर्ज नहीं है, ये भुर्ज है। ठीक है, भुर्ज की छाल पर, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे याद रखिए। जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ किसको महत्व दिया जाता था? घोड़ों को, गायों को, दोनों को, दोनों में से कोई नहीं। तो किसको महत्व दिया जाता था दोस्तों? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो ये आपके दिया जाता था दोनों को, घोड़ों को भी दिया जाता था और गायों को भी दिया जाता था, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में नदियों की तुलना किससे की गई है? घोड़ों से, गायों से, दोनों से, दोनों में से कोई नहीं। तो बताइए किससे की गई है इनकी तुलना? जल्दी बताइए और मुझे ये इसमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। जैसा कि इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जैसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया वैसा ही नीचे है, घोड़ों से भी की गई है और गायों से भी की गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख है? सिंधु, सरस्वती, गंगा, यमुना, उपरोक्त सभी। बताइए किसका उल्लेख है? गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, किसका उल्लेख है? तो दोस्तों ये सभी का है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। सिंधु, सरस्वती भी है, गंगा, यमुना भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में गंगा व यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? केवल 1 बार, केवल 2 बार, केवल 3 बार, केवल 4 बार? गंगा और यमुना, ये भी ध्यान रखना, गंगा और यमुना की बात कर रहा है यहाँ पे, दूसरी नदियों की बात नहीं। इनका कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो दोस्तों इनका उल्लेख हुआ है आपके 1 बार, केवल 1 बार। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में किसके लिए प्रार्थना की गई? किसके लिए प्रार्थना की गई दोस्तों? मवेशियों के लिए, बच्चों के लिए, पुत्रों के लिए, घोड़ों की प्राप्ति के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये सारे ऑप्शन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर 5 आपका बिल्कुल ठीक होगा। मवेशियों के लिए भी की जाती थी, बच्चों के लिए भी की जाती थी, पुत्रों की प्राप्ति के लिए भी की जाती थी और घोड़ों की प्राप्ति के लिए भी की जाती थी। तो क्वेश्चन के अनुसार ये सारे के सारे ऑप्शन आपके ठीक हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखिए। ऋग्वैदिक कालीन घोड़ों को किस काम में लाया जाता था? घुड़दौड़ प्रतियोगिता के लिए, रथ खींचने के लिए, सामान ढोने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों किस काम में लिया जाता था? जल्दी बताइए। और इसमें मुझे कमेंट बॉक्स किस में आया? घुड़दौड़ प्रतियोगिता के लिए, सामान ढोने के लिए। ये देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, रथ खींचने के लिए। ठीक है, घोड़ों को किस काम में? रथ खींचने के लिए। ठीक है, आगे देखिए। वेदों में क्या जीत कर लाए जाते थे? घोड़े, मवेशी, गाय, बैल। क्या जीत के लाए थे दोस्तों? ये लाते थे आपके मवेशी। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। युद्ध में जीता हुआ धन किसके बीच वितरित होता था? सरदारों के बीच, पुरोहितों के बीच, आम लोगों के बीच, उपरोक्त सभी के बीच। तो दोस्तों ये सभी लोगों के बीच में वितरित होता था। ठीक है, सरदारों के बीच में, पुरोहितों के बीच में और आम लोगों के बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यज्ञ में किन को आहुतियाँ दी जाती थी? किन को देते थे आहुतियाँ? धरती को, आकाश को, देवी देवताओं को, सूर्य को। मैंने आपको पहले ऊपर भी ये बताया था कि यज्ञ क्यों किए जाते थे। तो आपको बताया था कि यज्ञ देवी देवताओं की स्तुति के लिए किए जाते थे। ठीक है, विभिन्न देवी देवताओं को। तो आहुति किसको दी जाती थी? देवी देवताओं को। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यज्ञ में आहुति किसकी दी जाती थी? घी की, अनाज की, जानवरों की, उपरोक्त सभी की। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सभी की दी जाती थी, घी की भी दी जाती थी, अनाज की भी दी जाती थी, जानवरों की भी दी जाती थी, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में युद्ध में सेना कैसी होती थी? बताइए कैसी होती थी?
अस्थाई, स्थाई, अनुबंधित, अल्पकालिक कैसी होती थी बताइए दोस्तों। तो आपके जो सेना होती थी वो होती थी आपकी अस्थाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये कभी भी पूछा जा सकता है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उस समय सेना का क्या रूप था, अस्थाई रूप था, स्थाई रूप था, अनुबंधित यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस की थी या शॉर्ट टाइम के लिए थी। तो ये थी अस्थाई, टेम्प्रोरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोगों का वर्गीकरण कैसे होता था, काम के आधार पर, भाषा व परिवार समुदाय व निवास स्थान के आधार पर, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर, उपरोक्त सभी के आधार पर। तो दोस्तों ये देखिए, काम के आधार पर भी होता था, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान के आधार पर भी होता था, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर भी इनका वर्गीकरण होता था। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। जनता या पूरे समुदाय के लिए कितने शब्दों का इस्तेमाल होता था, ये याद रखिए। जनता और पूरे समुदाय कितने शब्दों का बताइए। 2 शब्दों का, 3 शब्दों का, 5 शब्दों का, इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो जनता और समुदाय के लिए जो शब्द यूज लिए जाते थे वो 2 शब्दों का यूज किया जाता था। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। वो कौन से शब्द हैं जिनका इस्तेमाल पूरे समुदाय के लिए किया जाता था, जन, वेश, दोनों। तो दोस्तों यहाँ पे पूरे समुदाय के लिए किया जाता था। आपको ये याद रखना है कौन से शब्द थे, जन और वेश, यानी दोनों। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। प्रार्थनाओं की रचना किसने की, द्रविड़ों ने द्रविड़ ने, आर्यों ने, ऋषियों ने, किसने की दोस्तों। तो ये प्रार्थनाओं की रचना की थी आपके ऑप्शन नंबर 2 आर्यों ने की थी। ठीक है, किसने की थी, फिर से बता रहा हूँ, प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी दोस्तों, आर्यों ने की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आर्यों के विरोधियों को क्या कहा जाता था बताइए। आर्यों के विरोधियों को क्या कहा गया, दास, दस्यु, दोनों, दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों इनको कहा गया दोनों, दास भी कहते थे और दस्यु भी कहते थे। दास या दस्यु के नाम से ही इनको जाना जाता था। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। जो यज्ञ करते थे वो लोग कौन होते थे, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। कौन होते थे वो दोस्तों बताइए, ऋषि, आर्य, मौर्य, इनमें से कोई नहीं। तो जो लोग यज्ञ करते थे वो लोग आपके कौन होते थे, आर्य। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई, 2000 साल पहले से, 3000 साल पहले से, 4000 साल पहले से, 6000 साल पहले से। बताइए बताइए इसका जल्दी से आंसर मुझे। तो दोस्तों ये आपके जो इनकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपके 3000 साल पहले से। कहाँ से, 3000 साल पहले से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। महापाषाण कब्र प्रथा कहाँ प्रचलित थी, दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तरी पूर्वी भारत में, कश्मीर में, उपरोक्त सभी में। तो जो महापाषाण की जो प्रथा थी वो सभी जगह थी, दक्कन में भी थी, दक्षिण भारत में भी थी, उत्तरी पूर्वी भारत में भी थी, कश्मीर में भी थी। यानी ऑप्शन नंबर 5 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, स्टेटमेंट में दे सकता है ये, दक्कन में थी, दक्षिण भारत में नहीं थी। मान लो आपको स्टेटमेंट दे दे कि महापाषाण प्रथा, और ये दे रहा आजकल एग्जाम में यही अपनाया हुआ है। ऐसी तरीके के क्वेश्चन दे रहा है स्टेटमेंट टाइप के। महापाषाण प्रथा दक्कन में प्रचलित थी, ए ऑप्शन दे देगा आपको, ए कथन ए, प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, लेकिन आर में आपको दे देगा कि दक्षिण भारत में महापाषाण प्रथा प्रचलित नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी दे देगा, ए सही है, आर गलत है, या ए और आर दोनों सही है। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए भी हमें इनको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ ये थी। तो ये दक्कन में भी थी, दक्षिण भारत में भी थी, उत्तरी पूर्वी भारत में भी थी और कश्मीर में भी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ताबूत समाधान शिष्ट का संबंध किससे था दोस्तों, किससे था बताइए। शवों को दफनाने से, औजार बनाने से, पूजा करने से, यज्ञ करने से। तो दोस्तों ये थे शव के दफनाने से। शव को जो दफनाया जाता था उसके लिए एक ताबूत होता था, उसमें ये ताबूत कहते थे जिसमें शव को दफनाते थे। ठीक है, तो इसका संबंध था शव को दफनाने से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखिए, पोर्ट होल का क्या अर्थ है। पोर्ट होल का क्या अर्थ है दोस्तों, बड़ा सुराग, छोटा सुराग, मध्यम सुराग, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा।
दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिए। तो मैं बताता हूँ आपका बड़ा सुराग छोटा सुराग। तो पोर्ट होल का मतलब है छोटा सुराग या बड़ा सुराग, बताइए। तो दोस्तों ये होगा आपका, ना तो छोटा सुराग होगा, ना ये मध्यम सुराग होगा, ना इनमें से कोई, और ये होगा आपका बड़ा सुराग। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और ये काफ़ी जगह क्वेश्चन दिया है यार, ये कन्फ्यूजन करने वाला है। पोर्ट होल, जैसे ये पोर्ट होल आपका पता है कि किससे, कब्र से जुड़ा हुआ था, ये जहाँ पे आदमी को दफनाया जाता था, ये रास्ता था, ठीक है। तो ये बड़ा सुराग होता था, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी बड़ा सुराग, ठीक है। बड़ा, ये सुराग भी नहीं है, ये है आपका सुराग, ये सुराग है, ये क्या है, सुराग। और जब आदमी को जो दफनाते थे, दफनाने के लिए जब लेके जाते थे, तो इसका ये रास्ता था, इससे इसको लेके जाते थे, और ये दफनाने की जगह से ही जुड़ा हुआ था, ठीक है। और ये कई बार क्वेश्चन आने के बाद ये कंफ्यूज बहुत करता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट टाइप के बारे लिए हम इसको ज़रूर याद रखें। कई बार आजकल जो क्वेश्चन का बेस है, जो स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ABC स्टेटमेंट दे दिया और उसके बाद में एक गलत दे दिया, या फिर A और R की व्याख्या करवा ली, इस तरीके के क्वेश्चन दे रहा है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हर एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो हमें इसी का बेस बना कर, हमें अगर पता होगा कि कौन सा आंसर सही है, तो हम स्टेटमेंट को आराम से ठीक कर सकते हैं। अगर हमें पता नहीं होगा तो हम स्टेटमेंट को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें पूरी, मतलब बुक के, हमने ये क्वेश्चन जो फ्रेम किया है, ये क्वेश्चन इसीलिए किए हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन याद भी रहेंगे। इनके अगर आपको ऑप्शन पता है, इनके बिल्कुल सही पता है, तो फिर आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं है तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन आपका गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि इसने अर्थ पूछा है कि पोर्ट होल का क्या अर्थ है, पोर्ट होल का अर्थ है बड़ा सुराग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। शिष्ट से क्या जुड़ा हुआ था, पोर्ट होल का रास्ता, बाजार जाने का रास्ता, मंदिर जाने का रास्ता, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि शव को दफनाने की जगह से जुड़ा हुआ था, और उसी को शिष्ट कहा जाता था दोस्तों, ठीक है। जहाँ से दफनाते थे उसे शिष्ट कहा जाता था। और इसका रास्ता किससे जुड़ा हुआ था, पोर्ट होल से। पोर्ट होल का जो रास्ता था उससे शिष्ट का रास्ता जुड़ा हुआ था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। महापाषाण कब्रों से जो सामान मिला वह किस धातु का बना था, किसका बना था दोस्तों, तांबे का, लोहे का, पीतल का, टिन का। जल्दी से बताइए मुझे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है, जल्दी से। तो बताइए, लोहे का, पीतल का, टिन का या तांबे का। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है, लोहे का ये बना हुआ मिला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अगला देखिए, वह स्थान कौन सा था जिसकी कब्र से 33 सोने के मनके, क्या 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं। आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। आजकल NCERT से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे ही इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो लास्ट में ऐसे ही इसी अंदर से क्वेश्चन पूछता है। और इनमें हमने कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा है कि जो आपके NCERT हर पैराग्राफ से क्वेश्चन है, इसमें हर पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये नहीं है कि आपको एक पैराग्राफ छोड़ दिया उसमें से क्वेश्चन नहीं है। अगर पैराग्राफ में ये मतलब क्वेश्चन बन रहा है तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन ये बहुत काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम के उसमें, ठीक है। तो देखिए, वह स्थान कौन सा था जिसकी कब्र से 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं। कौन सा स्थान है दोस्तों, ब्रह्मगिरी, कर्नूल, हम्पी, देवगिरी। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मगिरी, वह स्थान है जहाँ से ये 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। शव को किसके रास्ते लाके दफनाया जाता था, स्तूप के रास्ते, पोर्ट होल के रास्ते, मंदिर के रास्ते, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। पोर्ट होल के रास्ते इसको लाया जाता था और दफनाया जाता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। खबरों, ये खबरों नहीं है दोस्तों, ये कब्रों हैं। क्या है, कब्रों, ठीक है। कब्रों पर गोलाकार पत्थर या चट्टान होती थी जो किसको दर्शाती थी दोस्तों, चित्रकारी को, वास्तुकला को, हस्तकला को, चिन्हों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आ भी चुका है ये एग्जाम में पहले क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये दर्शाती थी आपके चिन्हों को। इन पे क्या करते थे, ये जब इसको नीचे दफना देते थे और यहाँ पे या तो कोई गोल पत्थर लगा देते थे या कोई ऐसी चट्टान होती थी, तो उससे पता लग जाता था कि यहाँ पे शवों को दफनाया जाता है, ठीक है।
तो जो कब्र होती थी वो कब्र को इससे पता लग जाता था, ये गोलाकार पत्थर से या चट्टान से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे देखिए दोस्तों, इनाम गांव किस नदी के किनारे स्थित है? भीमा की सहायक नदी घौड़ के किनारे, गंगा की सहायक नदी सोन के किनारे, सिंधु की सहायक नदी सतलुज के किनारे, इनमें से कोई नहीं। तो इनाम गांव आपका कहाँ पे स्थित है? भीमा की जो सहायक नदी है घोड़, उसके किनारे स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शवों को दफनाते समय इनाम गांव में शवों का सिर किस ओर होता था? किस ओर होता था दोस्तों? उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर। तो बताइए किस ओर होता था? ये होता था आपका उत्तर की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर है। शवों को कहाँ दफनाया जाता था? 5 कमरों वाले मकान के आंगन में, 4 पैरों वाले एक बड़े संदूक में, दोनों में से कोई नहीं। बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो दोस्तों ये आपके दोनों में दफनाया जाता था। 5 कमरों वाला एक मकान होता था उसके आंगन में, और 4 पैरों वाला एक बड़ा संदूक होता था, उसमें भी ये दफनाए जाते थे। तो दोनों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्त्री पुरुष की पहचान करने के लिए पुरातत्वविद किस विधि का उपयोग करते थे? लिंग व कटी प्रदेश का, हाथों का, पैरों का, बालों का। आप फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। स्त्री पुरुष की पहचान करने के लिए जो पुरातत्वविद थे वो किस विधि का उपयोग करते थे? लिंग व कटी प्रदेश का, हाथों का, पैरों का, बालों का। बताइए जल्दी से किसका करते थे दोस्तों? बताइए सबसे जल्दी जो बताएगा सबसे पहले आंसर किसका आता है, देखते हैं किसका आता है। चलिए देखो, इसमें आपका लिंग व कटी प्रदेश का। ठीक है, स्त्री पुरुष की पहचान किससे की जाती थी? लिंग व कटी प्रदेश। कटी मतलब जो कमर होती थी, कमर के हिस्से से। ठीक है, इससे पता करते थे, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बच्चे के आकार को पता करने के लिए पुरातत्वविद किसका अध्ययन करते थे? किसका? बच्चे के हाथों का, बच्चे के पैरों का, बच्चे के कंकाल का, इनमें से कोई नहीं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। तो आंसर आपका होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बच्चों के कंकाल का ये ऑब्जर्वेशन करते थे और तब पता लगता था कि ये बच्चे का है या किसी बड़े व्यक्ति का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चरक संहिता नामक किताब किसने लिखी दोस्तों? वसुमित्र ने, चरक ने, आजीविक ने, पाणिनि ने। ये आपके पुस्तक लिखी थी चरक ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और ये भी ध्यान रखना, इनका काल थोड़ा सा पता रखना। वसुमित्र का क्या काल था, चरक का क्या काल था, आजीवक का क्या काल, और पाणिनि का क्या काल था। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में क्या पूछता था कि वसुमित्र किसके समकालीन है, चरक किसके समकालीन है, पाणिनि किसके समकालीन है। इस तरीके के क्वेश्चन देता है वो, और फिर हमें पता ही नहीं रहता है कि हमें कौन सा कहाँ। और कई बार ऑप्शन में इसी तरीके के क्वेश्चन को देकर के कन्फ्यूज करता है। और आज मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि हर एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं आजकल। और डेफिनेटली हमारे क्या, अगर ये बिल्कुल अच्छे से MCQ टाइप में भी याद हैं तो हम इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस 2 से 3 बार 4 बार आप इस सीरीज़ को देखोगे तो भी आपके NCERT 100% क्लियर हो जाएगी, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। चलिए आगे देखते हैं। चरक का काल था, क्या काल था? समय देखना है हमें। 4000 साल पहले, 4000 साल पहले, ठीक है, 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, 3000 साल पहले। तो बताइए क्या काल था चरक का? चरक का काल था 2000 साल पहले। हाँ दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि चरक किसके समकालीन थे। ये ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में करके आप बताओगे। मैं नहीं बता किसके समकालीन थे ये जो चिकित्सक थे ये किसके समकालीन थे, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कमेंट बॉक्स में कितने जवाब आते हैं आपके, जितने भी देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखिए, ठीक, हाँ, तो आगे देखिए आप। चरक के अनुसार मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती थी? 260, 206, 360, 365। बताइए। तो दोस्तों आपको पता है कि आज कितनी हड्डियाँ होती है? आज के साइंस के अनुसार 206। ठीक है, कहीं आप 206 ही मत कर देना या 260 मत कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और चरक के अनुसार कितनी हड्डियाँ होती थी? 360।
ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान काल में, ओके, वर्तमान काल में कितनी है हड्डियों की संख्या, कितनी बताई जाती है आपको? 206। ठीक है, और चरक के अनुसार कितनी है? 360। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। हाँ, हड्डियों के कटे होने के निशान कहाँ मिले हैं? कहाँ मिले हैं दोस्तों? सिंधु नदी से, इनाम गांव से, नर्मदा नदी से, गंगा नदी से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये मिले हैं हड्डियों के कटे होने के निशान आपके इनाम गांव से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनाम गांव से किन जानवरों की हड्डियाँ पाई गई हैं? कौन कौन से जानवर थे जिनकी हड्डियाँ पाई गई हैं? बताइए। केकड़े की, मछली की, चितकबरा, हिरण की, उपरोक्त सभी की। ये सारे के सारे जानवर उस समय थे दोस्तों, और इन सब की हड्डियाँ पाई गई है वहाँ पे। केकड़े की भी पाई गई है, मछली की भी पाई गई है, और चितकबरा, हिरण, इन सभी की पाई गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर कह रहा हूँ बार बार कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी को बार बार रिपीट करो या देखो, लेकिन अगर आप देखोगे 4 से 5 बार तो आपको खुद को फील होगा कि ये हाँ बिल्कुल सही है। ये सीरीज जो है एनसीईआरटी के बेस से बनाई गई है सारी, और इसमें हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं आपके, जो भी एमसीक्यूज टाइप में है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। इनाम गांव के लोग फलों में किस फल का संग्रह करते थे? किसका करते थे दोस्तों? बेर का, आंवले का, जामुन का, खजूर का, उपरोक्त सभी का। ये सारे के सारे थे। बेर का भी करते थे, आंवले का भी करते थे, जामुन का करते थे, खजूर का करते थे। उपरोक्त सभी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम लेखन कला का विकास कहाँ से, कहाँ व कब हुआ? कहाँ व कब हुआ? 3400 साल पहले यूनान में, 3500 साल पहले चीन में, 3200 साल पहले भारत में, 3400 साल पहले पुर्तगाल में। तो दोस्तों ये हुआ था आपका 3500 साल पहले चीन में। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि ऐसा कौन सा वेद था जिसकी रचना का समय 3500 साल पहले था? कौन सा वेद था वो? बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चीन में जो जानवरों की हड्डियाँ पाई गई थी उनसे क्या अनुमान लगाया गया? लोगों के रहने का, अनाज पैदा करने का, शिकार करने का, भविष्यवाणी करने का। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही होगा। चीन में जो जानवरों की हड्डियाँ पाई गई थी उनसे भविष्यवाणी करने का अंदाज़ा लगाया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चीन के लोग किसका इस्तेमाल करना नहीं जानते थे? तांबे का, पीतल का, लोहे का। किसका इस्तेमाल नहीं करना जानते थे ये? बताइए। लोहे का। ठीक है, और ये लोहे से संबंधित पहले भी ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन कहाँ से मिले हैं? यूनान से, हड़प्पा से, पुर्तगाल से, पाकिस्तान से। कहाँ से मिले हैं दोस्तों? बताइए कहाँ से मिले हैं? एक ऑप्शन और है आपके लिए इसमें। चलिए, इनमें एक ऑप्शन और है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा वाला होगा? कमेंट बॉक्स में करके बताइए मुझे। नक्काशी करे हुए बर्तन कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो कुछ दोस्त सोच रहे होंगे यूनान से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं, पुर्तगाल से मिले हैं, पाकिस्तान से मिले हैं। नहीं, ये ऑप्शन नंबर 5 आपका बिल्कुल सही होगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी से नहीं मिले हैं। नक्काशी करे हुए बर्तन जो मिले हैं, कांसे के जो बर्तन मिले हैं आपके, वो मिले हैं आपके चीन से। ठीक है, कहाँ से मिले हैं? चीन से मिले हैं दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 आपका बिल्कुल सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नक्काशी किए हुए बर्तन कांसे के बर्तन कहाँ से मिले हैं? चीन से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। वेदों की रचना का काल क्या है? क्या काल है? 3400 साल पहले, 2400 साल पहले, 3500 साल पहले, 3200 साल पहले। क्या काल था दोस्तों? 3500 साल पहले। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत कब से मानी गई है? कब से मानी गई है दोस्तों? 3000 साल पहले से, 2000 साल पहले से, 2700 साल पहले से, 3100 साल पहले से। तो दोस्तों महापाषाणों के जो निर्माण की शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है आपके 3000 साल पहले से। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही होगा। ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है।
इनाम गांव में कृषकों के निवास का काल क्या था? क्या काल था दोस्तों? बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। देखिए, आप जितना भी आतुर होंगे किसी चीज़ को सीखने के लिए, उतना ही जल्दी आप चीज़ों को सीखते जाएंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि हम कितना सीख सकते हैं। जितना जवाब आप कमेंट बॉक्स में दोगे, उतना ही ज़्यादा पता लगेगा कि यहाँ पे कितने दोस्त एक्टिव हैं और कितने दोस्त इसका जवाब दे रहे हैं। ये नहीं इसको देखा और छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो दोस्तों बताइए इसमें अभी जैसे मैंने पूछा इनाम गांव में कृषकों के निवास का काल क्या था, तो दोस्तों यहाँ पे कुछ लाइन है आपके लिए। सबसे बहुत मोटिवेशनल लाइन है, मैं बताता हूँ कि जैसे एक लाइन है मेरे को याद आ रही है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी झक मार कर दोस्तों यार, झक मार कर आपके कदम चूमे। तो दोस्तों काफ़ी प्यारी लाइन है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जो कामयाबी है, जो सफलता है, वो आपके कदम चूमने लगे, वो झक मार के आपके पास आए। भगवान भी, खुदा भी एक बार सोचे कि ये बंदा इतना मेहनत कर रहा है, इतना पसीना बहा रहा है, तो इसको तो ज़रूर देना पड़ेगा इसकी मेहनत का फल, इसकी सफलता इसको ज़रूर मिलनी चाहिए। तो वो भी आपके आगे झुक जाए। अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने बड़े बुजुर्गों का नाम रोशन करो और उनका अपनी मेहनत करके इतना नाम चमका दो कि आपके ऊपर उनको फ़क्र हो। आपकी फ़िक्र को आप उन फ़क्र में बदल दो। उनके सपनों को सोने जैसे सपनों में बदल दो दोस्तों। ठीक है, तो मेहनत इतनी करो कि जी जान लगा दो। ठीक है, रुकने का नाम ना लो जब तक आपको सफलता ना मिल जाए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोग देते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। और मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उनके जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोगे। ठीक है, और रुकना नहीं है, चलते रहना है, रुकना नहीं है, चलते रहना है जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए, जब तक आपको अपने जीवन का मेन जो मकसद आपका ना मिल जाए, आपको चलते रहना है और वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक आपने सोचा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताइए इनाम गांव में, एक मिनट, ये इनाम गांव में कृषकों के निवास का काल क्या था दोस्तों? क्या था बताइए? 3600 से 2700 साल पहले, 3500 से यहाँ पे 500 से है दोस्तों, सिंह नहीं है, सिंह जैसे आपको बनना है। ठीक है, 3500 से 2500 साल पहले, 3300 से 2700 साल पहले, 3800 से 2800 साल पहले। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा? 3600 से 2700 साल पहले। ठीक है, चलिए तो आज की सीरीज आपके यही तक है और यही समाप्त होती है। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, एक ऊर्जा और एक सकारात्मक, एक नई ऊर्जा और एक सकारात्मक जो जोश है आपका, जो सोच है आपकी, वही आपको मंजिल तक पहुंचा सकती है। अरे आलस्य से तो महल नहीं बनते दोस्तों। एक मेहनत और एक नई ऊर्जा से ही सब कुछ संभव हो सकता है, सोचने से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसी सोच के साथ आज की ये श्रृंखला, आज का ये जो चैप्टर है, हम यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे एक नए जोश और एक नई ऊर्जा के साथ अगले वीडियो में। और मैं जब तक कोशिश करूँगा, जब तक मेरे दोस्त, मेरे जो जितने भी ये जो जुड़ने वाले हैं, उनको मेरे हम जो प्रयास कर रहे हैं उसका फल ना मिल जाए, हम लगातार प्रयास करेंगे कि अच्छे से अच्छा आप तक कंटेंट पहुँचे और अच्छे से अच्छी आपको सफलता मिलने में हम थोड़ा सा सहयोग कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आपसे यही विनती है कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट आपके ज़रूर
लिखिएगा और बताइएगा कि किस तरीके का लगा वीडियो, किस तरीके के क्वेश्चन हमें और अच्छे से फ्रेम करने चाहिए, क्या हमारी कमियां हैं जिससे हम उनको सुधार सकें और अगले वीडियो में और एक अच्छा कर सकें। ठीक है, तो आलस को त्यागना है, मेहनत को अपनाना है और आगे बढ़ना है अच्छी सोच के साथ। बुरे लोगों का साथ छोड़ो, अच्छे लोगों का साथ पकड़ो, अच्छे वातावरण का साथ पकड़ो। अरे बुरे बनाने वाले तो सैकड़ों मिल जाएंगे, करोड़ों मिल जाएंगे, किसी एक अच्छे बनाने वाले का साथ पकड़ लो, शायद वो खुदा का रास्ता भी आपको दिखा दे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नई ऊर्जा के साथ अगली बार फिर से। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।